अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम हिना है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपकी मादरी ज़बान उर्दू हिंदी है तो ये बाइलिंगुअल में बनेंगे वीडियोस। ठीक, आपको समझाया उर्दू ज़बान में जाएगा, लेकिन जो पॉइंट्स रहेंगे, सब पॉइंट्स, वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पूरा तो कंप्लीट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो जितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं उतने आज करेंगे, बाकी इस वीडियो के दूसरे पार्ट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी कि नमू, जिसे हम तरक्की भी कहते हैं, और डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा। नमू या फिर जिसे हम तरक्की, ग्रोथ कह सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? 20वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी। ये डेवलपमेंट का ही एक जुज है। डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है और इसी का एक हिस्सा क्या है? ग्रोथ है। ये क्या है? ग्रोथ है। बच्चे की जन्म से लेकर, या हम ये कहें कि इस्तकरार हमल से ही बच्चे की बलूगत तक तरक्याती जो नशोनुमा होती है, तो उसके बारे में जो भी इल्म हासिल किया जाता है उसको बच्चे की क्या कहा जाता है? नशोनुमा का इल्म कहा जाता है। आमतौर पर ग्रोथ का मफहूम जिस्म और उसके मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल और वजन के बढ़ने से लिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके जिस्मानी आज़ा छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसके जिस्मानी आज़ा में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। तो ये सब चेंजेस, उसका वजन बढ़ता है। तो ये सब किस चीज़ों में आ जाएंगे? ये सब ग्रोथ में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक, नमो दो किस्म की होती है, या तो वो बैरूनी होंगी या वो अंदरूनी होंगी। बैरूनी को हम खारजी भी कहेंगे या एक्सटर्नल कहेंगे। तो इस नमू के तहत जिस्मानी बनावट और ज़ाहिरी आज़ा में होने वाली तब्दीलियाँ शामिल होती है। ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आती है हमें, है ना, जैसे कि हाथ पैर बढ़ रहे हैं, चेहरा बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, ये हमें सब नज़र आ रहे हैं। हम मोटे हो रहे हैं, बच्चा मोटा हो रहा है, तो ये सब दिखाई दे रहा है हमें, है ना। लेकिन जब अंदरूनी पार्ट्स, है ना, इंटरनल पार्ट जो हमारे अंदरूनी आज़ा, जैसे कि दिल, मैदा, गुर्दा, दिमाग में होने वाली जो तब्दीलियाँ होती है, इनकी साइजेज जो बढ़ती है, मजबूती आती है, तो ये जो तब्दीलियाँ होती है जो हमें नज़र नहीं आती है ना, तब्दीलियाँ तो हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? अंदरूनी, इंटरनल ग्रोथ कहलाएंगी। मसलन गुदूद और अज़बी निज़ाम में तब्दीली, है ना, गुदूद में तब्दीलियाँ होती है। जब हम उन फवाने शबाब में पहुंचते हैं तब चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस किस में आ जाएंगे? इंटरनल में। तरक्की, ग्रोथ की चंद खसूसियात। क्या है खसूसियात? तो ग्रोथ एक खास उम्र तक होती है और उसके बाद क्या हो जाती है? धीरे 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 उसकी रफ्तार कम होते जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो रुक जाती है। ग्रोथ की वजह से बच्चों में जो तब्दीलियां आती हैं उनको देखा और नापा जा सकता है ना। हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं, तोल सकते हैं इसको। तरक्की जिस्मानी तब्दीली को जाहिर करती है। नशोनुमा का मफहूम। अब आ गए हम डेवलपमेंट पे, नशोनुमा पे। तो नशोनुमा क्या है? नशोनुमा से ग्रोथ का जुज हमेशा जुड़ा रहता है। हमने देखा कि नशोनुमा एक बड़ा पार्ट है और इसका हिस्सा क्या है? ग्रोथ है। तो ग्रोथ का जुज इससे हमेशा क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बलोगत की अगराज की तरफ होने वाले तगय्युरात भी शामिल है। डेवलपमेंट के नतीजे में आदमी में नई खसूसियात और नई सलाहियतें पैदा होती हैं। जो सलाहियतें होती है, जो खसूसियात होती है, तो ये जो हो रही है हमारे अंदर, है ना, हमारी समझ बढ़ रही है, हमारी सोच बढ़ रही है, तो ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रही है? नशोनुमा हो रही है। नशोनुमा की खसूसियात। तो नशोनुमा पैदाइश से मौत तक जारी रहती है। हम सीखने का अमल, हमारा लर्निंग प्रोसेस जो होता है, हम सीखते रहते हैं, माहौल से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, है ना। तो ये अमल जो होता है, नशोनुमा का अमल जो होता है, हमारी समझ,
बढ़ते रहती है ना, वक्त के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, तो ये मौत तक जारी रहता है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये गोद से लेकर गोर तक, है ना, वूम टू टोम तक चलता रहता है। तगय्युरात को महसूस किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है। हम देख सकते हैं कि बच्चा सोचने की समझने की सलाहियत बढ़ रही है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रहा है ना, बहुत सारे काम वो करने लग जाता है, तो ये सारे चेंजेस हमको नज़र आते हैं। मगर हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम इसको बोल नहीं सकते कि इसकी इतनी समझ बढ़ चुकी है ना। इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं कि 2.5 किलो समझ बढ़ गई है, इस तरह से हम नहीं कह सकते। हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा, कितना ज़्यादा सोच रहा है ना। जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्तरका तौर पर तगय्युरात आते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में क्या चेंजेस है ना, दोनों में फ़र्क क्या है, नमू में और नशोनुमा में। तो एक तरफ नमू है, नमू से मुराद किसी फर्द की जिस्मानी बनावट और साख्त में होने वाली तब्दीलियाँ, है ना। जिस्मानी बनावट और उसकी साख्त जो है उसमें होने वाली तब्दीलियों को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, जो कि हमें दिखाई देगी बढ़ते हुए, हाइट बढ़ेगी, है ना। उसके नशोनुमा से मुराद जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ, जिस्मानी तब्दीलियां तो आएंगी ही आएंगी इसमें, है ना, वजन का बढ़ना और जो भी तब्दीलियां जिस्मानी तौर पर हो रही है, हाइट बढ़ रही है, जिस्मानी तब्दीलियां हो रही है, तो ये सब तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन इनके साथ साथ जो सिफात होती है, रुझानात होते हैं, सलाहियतें होती हैं इंसान की, रवैयों में होने वाली तब्दीलियां जो है, तो वो भी इसमें आएंगी। ये जो तगय्युरात हो रहे हैं, ये तगय्युरात भी किस में शामिल होंगे, डेवलपमेंट में शामिल होंगे। नमो की रास्त हिमायत की जा सकती है, जबकि नशोनुमा की रास्त नुमाइश नहीं की जा सकती है, बल्कि मुशाहिदे के ज़रिए सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि ये तब्दीलियाँ हो रही है, इतनी समझ पड़ रही है। इस तरह से हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको बता नहीं सकते, नाप नहीं सकते। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मिकदारी होती है, इसको हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जो नशोनुमा होती है वो एक मियारी तब्दीली होती है, क्वालिटेटिव होती है ना, क्वालिटी आती है। नशोनुमा के अमल का ग्रोथ क्या है, एक जुज है, जबकि नमो किसी फर्द में वाक़ होने वाली मुकम्मल तब्दीली है। सॉरी, नमो नहीं, नशोनुमा होना चाहिए था यहाँ। नशोनुमा किसी फर्द में वाक़ होने वाली मुकम्मल तब्दीली है। नमो का अमल पहले से तक जारी रहता है और बाद में रुक जाता है। पहले पहले जारी रहता है, फिर स्लो होते जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो रुक जाता है। अब देखिए, अब हम इतने बड़े हो गए हैं, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 29 साल, सबकी उम्रें अलग अलग हैं। तो एक वक्त पर आकर हमारी हाइट जो बढ़ना आती है वो रुक जाती है ना। तो इस तरह ये स्लो स्लो होते जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि रुक जाता है। लेकिन जो नशोनुमा होती है वो पैदाइश से लेकर तो मौत तक, जब तक हम खबर में नहीं चले जाएंगे तब तक जारी ही रहेंगी। कोई वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आएंगी, कभी ये इसकी रफ्तार में तब्दीली आएंगी, कभी रफ्तार तेज रहेंगी, कभी रफ्तार धीमी हो जाएंगी, मगर ये जारी खबर तक रहेंगी, मुसलसिल चलती ही रहने वाली है। बच्चे की नशोनुमा, चाइल्ड डेवलपमेंट। नशोनुमा से मुराद उम्र के साथ साथ होने वाली तब्दीलियां हैं। नशोनुमा के 3 बड़े इलाके हैं। कितने हैं? 3 डोमेन है नशोनुमा के। कौन कौन से हैं? एक तो तबई है, जिस्मानी नशोनुमा का इलाका, जिसे हम फिजिकल डोमेन कहेंगे। इदराकी नशोनुमा का इलाका, जिसे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, इदराक, फहम, समझ। तीसरा है समाजी व जज्बाती नशोनुमा, समाजी और जज्बाती दोनों को डाल दिया गया है इसमें। फिजिकल और सोशो इमोशनल, है ना, सॉरी फिजिकल नहीं, सोशो इमोशनल, है ना। समाजी यानी कि सोशल और इमोशनल यानी कि जज्बात से जुड़ा हुआ। तो ये 3 क्या है, डोमेन है किसके, नशोनुमा के। अब देखेंगे हम फिजिकल डोमेन क्या है।
تو فزیکل ڈومین جسمانی نشوونما کا علاقہ، یعنی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی جسمانی تبدیلیاں ہیں، جو ہماری جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہے، اسے گروتھ بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ وقت کے بعد رک جاتی ہے۔ اپنے جسم میں کنٹرول کرنا بھی طبعی نشوونما کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 2 مہینے کا بچہ جو ہے وہ پہلے چل نہیں سکتا۔ چل سکتا ہے کہ 2 مہینے کا بچہ؟ نہیں۔ سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، گردن جھلک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو گود میں لے رہے ہیں تو اس کی گردن کو سنبھالا جائے، ہے نا۔ وہ اس میں طاقت نہیں ہوتی اس کی گردن میں کہ وہ اپنی گردن کو خود سے سنبھال سکے، لیکن پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتے جاتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو پھر اس میں تھوڑی طاقت آ جاتی ہے، وہ اپنی گردن کو اٹھانے لگتا ہے، سنبھالنے لگ جاتا ہے، بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ کھڑے ہونا شروع ہوتا ہے، 90 مہینہ جیسے لگ جاتا ہے تو پھر کھڑے ہونے کے بعد پہلے وہ گرنے لگتا ہے، کھڑے ہوتے اچانک سے کھڑے ہونے نہیں لگ جاتا ہے۔ جب اس کے پیروں میں طاقت آ جاتی ہے نا، تب وہ پھر کیا ہوتا ہے، کھڑے رہنا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد چلنا سیکھتا ہے۔ تو اس طرح وہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے دھیرے دھیرے اپنے اعضاء پر، ہے نا۔ پہلے وہ گردن پر کنٹرول کرتا ہے، پھر پیروں پر کنٹرول کرتا ہے، کھڑے رہنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے نا۔ تو یہ طبعی نشوونما کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے جسم میں ہونے والی اندرونی تبدیلیاں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جو کہ ہارمونی تبدیلیاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عنفوان شباب کے دور میں لڑکے اور لڑکیوں کی آواز میں تبدیلیاں آتی ہے، جسمانی طور پر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہے، تو یہ فزیکل ڈیولپمنٹ کا ہی ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ادراکی نشوونما کا علاقہ، کوگنیٹیو ڈومین۔ تو یہ کوگنیٹیو کا جو لفظ ہے وہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو کوگنیشن سے اخذ کیا گیا ہے، جو کہ ہماری سوچ، تھنکنگ سے جڑا ہوا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری استدلالی صلاحیتیں جو ہے، ہماری مشکل چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیتیں، ہے نا، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر جو ریاضیاتی صلاحیت ہوتی ہے نا، ریزننگ اور میتھمیٹیکل، اور جو مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کون سے سچویشن میں کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیا کیا جائے، مسئلے کا جو سولیوشن ہے وہ نکالا جائے، تو یہ تمام کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری تصور کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، امیجنیشن پاور۔ تو آج ہم ایسی چیزوں کا امیجنیشن کر سکتے ہیں جو ہم بچپن میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ زبان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، زبان کی لینگویج جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی کس میں آ جائے گی؟ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد سماجی و جذباتی نشوونما کا علاقہ، سوشیو ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ عمر کے ساتھ ساتھ بچہ اپنے سماجی رابطے کو وسیع کرتے جاتا ہے۔ بچے کی سماج میں رد عمل، سماج کی جانب دیکھنے کا نظریہ، والدین، استاد اور ہم جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات وسیع کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے فیملی ممبرس سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ پہلے بچے کو لینگویج نہیں آتی ہے نا، بات کرنا نہیں آتی، مگر وہ دیکھتا ہے، ان سے دیکھ کر کیا کرتا ہے، سیکھتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، پھر وہ انسیت حاصل کرتا ہے اپنے پیرنٹس سے، ہے نا، فیملی ممبر سے۔ پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہو جاتا ہے وہ اسکول جانے لگتا ہے، اسکول میں جا کر وہ اپنے اسکول میں پھر کیا کرتا ہے، دوست بناتا ہے، ہم جمع ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کو بناتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا کرتا ہے، وہ تعلقات کو کیا کرتا ہے، وسیع کرتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سماجی و جذباتی نشوونما کا حصہ ہے۔ اخلاقی نشوونما سماجی اصول اور سماجی قدر و پاس، اچھے برے کی تمیز کر کے فیصلہ کرنا، سماجی مسائل کے لیے لڑنا، شخصیت، پرسنالٹی بھی سماجی و جذباتی نشوونما، سوشیو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا ہی حصہ ہے۔ جب وہ سماج میں جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کس طرح سے سماج میں رہا جاتا ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے نا۔ یہ سب جو اخلاقی اقدار ہے وہ بھی ہم سے سماج کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔
یہ جو تینوں نشوونما ہے تو اس میں کوئی بھی پہلے یا بعد میں نہیں ہوتا، یہ تینوں ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ جب بچے کا فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اسی وقت بچے میں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے اور سماجی و جذباتی نشوونما بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ سیکھتے جاتا ہے، وہ لینگویج ایکوائر کرتا ہے نا، سماج میں رہ کر تعلقات بناتا ہے، پیرنٹس سے انٹریکٹ کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ تمام تر چیزیں، یہ تینوں ڈومین ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں، یہ تینوں نشوونما ہوتے رہتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مخصوص حصے میں کبھی ایک ڈیولپمنٹ کی رفتار زیادہ چل رہی ہے تو دوسرے کی کم چل رہی ہے، مگر تینوں چلتے رہیں گی، کوئی ایک رکیں گی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے میں فزیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گا اور پھر بعد میں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تینوں چلتے رہیں گے، کسی کی رفتار کم تو کسی کی رفتار زیادہ، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں نشوونما کے وجوہات کی کیا وجوہات ہے جس کی نشوونما ہو رہی ہے۔ ہمارے قدمے پر تدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیات میں ایک بچے پر صرف 2 چیزوں کا اثر ہوتا ہے، صرف 2 چیزوں کا اثر ہوتا ہے نا، بچے کی نفسیات پر، بچوں پر 2 چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ کس کس چیزوں کا اثر ہوتا ہے؟ تو ایک تو ہے توارث اور دوسرا ہے ماحول، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ۔ یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں، بچوں کی نشوونما پر سب سے زیادہ اثر ان دونوں چیزوں کا ہی ہوتا ہے۔ تمام چیزیں جیسے کہ شخصیت، نشوونما پر صرف اور صرف ان دونوں ہی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اس کو لکھنے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، نشوونما کے بھی یہی 2 وجوہات ہیں۔ پختگی کیا ہے؟ میچوریشن۔ پختگی توارث کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جو ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ ہے، توارث اور ماحول ہے، اس کو ہم ڈیپلی پڑھیں گے۔ ہمارے ایک اسپیشل چیپٹر ہے وہ ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، تو اس چیپٹر میں ہم اس کی ڈیپلی معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پختگی توارث کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے نا۔ توارث جو ہم کو وراثت میں ملتا ہے، اس پر ہمارا کچھ کنٹرول ہے کیا؟ ہمارا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے اس پر۔ پختگی کے معنی نشوونما کی اس متعین سطح سے ہے جس میں بچے اس کام کو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، جنہیں اس سطح سے قبل وہ نہیں کر سکتے۔ یہ توارث سے جڑا ہوا ہے۔ پختگی آ جائیں گی تبھی وہ چل پائیں گے، ہے نا، وہ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کرنا سیکھیں گا، تبھی وہ کیا کریں گے؟ چل پائیں گے۔ جب تک اس کے پیر پختہ نہیں ہوں گے تب تک وہ چل پائے گا کیا؟ نہیں چل پائیں گا۔ اکتساب، لرننگ کیا ہے؟ تو ماضی کے تجربات سے کسی شخص کے برتاؤ میں ہونے والی مستقل تبدیلی اکتساب کہلاتی ہے۔ یہ حصہ ماحول سے جڑا ہوا ہے نا۔ میچوریشن کو کس سے جوڑا گیا؟ وراثت سے جوڑا گیا، اور اکتساب یعنی کہ لرننگ کو کس سے جوڑا گیا؟ ماحول کو، کیونکہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ اپنے ماحول سے ہی سیکھتے ہیں، ہے نا۔ بچے کو اچھا ماحول دیں گے تو بچہ اچھا بچہ بنے گا۔ بچے کو اگر برا گندا ماحول دیا جائے، ہے نا، ٹکار ماحول دیا جائے تو وہ بچہ ٹکار ہی ہوگا، اچھے سے پرورش نہیں کی جائیں گی اس کی، وہ ماحول کا اثر اس پر آئے گا ہی آئے گا۔ تو وراثت کا بھی اثر ہوتا ہے بچے پہ اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے بچے پر۔ عضلاتی مہارتیں، موٹر اسکلز کیا ہے؟ تو مشق کے ذریعے ہمارے جسم کے عضلات کو حرکت دیتے ہوئے کوئی کام انجام دینا موٹر اسکل کہلاتا ہے۔ لکھنا ایک موٹر اسکل ہے، بات کرنا، چلنا، دوڑنا، تیرنا بھی ایک موٹر اسکل ہے۔ موٹر اسکل 2 طرح کی ہوتی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ اسکل ہے، موٹر اسکل ہے۔ تو موٹر اسکل 2 قسم کی ہوتی ہے، عضلاتی جو مہارتیں ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو فائن موٹر اسکل ہوتی ہے اور ایک گراس موٹر اسکل ہوتی ہے۔ ایسی مہارت جس کے کرنے میں چھوٹے چھوٹے عضلات کے استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم فائن موٹر اسکل کہیں گے۔ مثال کے طور پر لکھنا، پلک جھپکنا۔ لکھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی جو چھوٹی چھوٹی مسلس ہیں
वो यूज़ हो रही है। आँख जब हम झपका रहे हैं, है ना, हमारी पलकें हम झपका रहे हैं, तो उसमें भी छोटी छोटी मसल्स के यूज़ होता है। हम पैर रेत में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कुछ लिखते हैं या घुमाते हैं, तो वो भी, उसमें भी हमारी छोटी छोटी मसल्स यूज़ होती है। ड्राइंग करना, तो ये सब क्या कहलाएगा? फाइन मोटर स्किल्स कहलाएगा। और ऐसी महारतें जिसमें बड़े बड़े उजलात को हरकत देते हैं हुए काम किया जाता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाते हैं, जिसके चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, है ना, बॉक्सिंग करना, खेलना कूदना, इसमें सब कुछ आ जाएगा, जो बड़ी, जिसमें बड़ी मसल्स यूज होती है। भागने में हमारी बड़ी बड़ी पैरों की मसल्स इस्तेमाल में आती है, बॉलिंग करने में, है ना, साइकिल चलाने में, तो इसको ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। अगर आप एक 93वीं सतह के उस्ताद हैं, तो आप बच्चे में फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए कई मशागल दे सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के से खेलना, कलम से लकीरें मारना। इससे बच्चे अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखते हैं और लिखने के काबिल बनते हैं। आपने देखा होगा कि प्ले स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों से अलग अलग काम लिया जाता है ना, मुख्तलिफ दालों को मिक्स कर दिया जाता है और उनको अलग अलग करने के लिए काम दिया जाता है, जिससे कि उनके हाथों की जो छोटी छोटी मसल्स है उसका वो लोग यूज़ करते हैं। पेपर्स को फोल्ड करने के लिए उनको कहा जाता है कि पेपर को पूरा फोल्ड कर दो, रैप कर दो, है ना। अलग अलग कलर की अलग अलग चीज़ें अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। कुछ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक के ज़रिए बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जो कि उनसे करवाई जाती है। तो क्यों करवाई जाती है? ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो, जिसकी वजह से बच्चे लिखने के काबिल बन सके, पेंसिल पकड़ने के, कलम पकड़ने के काबिल बन सके और उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। मुख्तलिफ अक़साम के खेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। मशहूर माहिर समाजियात मिल्डर्ड पैटर्न ने 2 से 6 साल के बच्चों पर उनकी समाजी नशोनुमा के लिए रिसर्च की और उनके खेले जाने वाले खेलों को 6 अक़साम में तकसीम किया। उनके मुताबिक खेल बच्चों के समाजी नशोनुमा में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। बच्चे इन खेलों के ज़रिए समाज में किस तरह बर्ताव करना है, रहमदिली, मिलजुल कर रहना, शेयरिंग करना जैसी आदतें सीखते हैं कि उनके जो ग्रुप्स है, ग्रुप में किस तरह से रहा जाता है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बातचीत की जाती है, किस तरह से रहमदिली के साथ रहा जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है, तो वो ये सब कुछ मिलना जुलना घुलना सीखते हैं। तो 6 किस्म के खेल बताए हैं माहिर समाजियात मिल्डर्ड पैटनर ने। ये खेल कौन सा? अनऑक्यूपाइड प्ले। ये खेल बच्चों की ज़िंदगी का पहला खेल होता है। करीब करीब 1.5 से 2 साल के बच्चे इस खेल को खेलते हैं। इस खेल में बच्चा किसी खिलौने या किसी फर्द के साथ नहीं, बल्कि अपने ही हाथ से, पैर से मुख्तलिफ सिमत में हरकत देते हैं और हाथ पैर ज़मीन पर मारते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, है ना, 1.5 से 2 साल का बच्चा, वो अपने ही हाथों को मुंह में लेके चूसेगा, हाथों को इस तरह से घुमाएगा, अपने अपने हाथों को फिंगर से मिलाएगा, है ना, पैरों को ज़मीन पे पटकेगा, ऊपर उठाएगा, इस तरह से वो अपने हाथों पैरों से खेलता है। तो उसको अनऑक्यूपाइड प्ले कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है सॉलिटरी प्ले। जब बच्चा थोड़े बड़े होते हैं तब वो अकेले खिलौनों से खेलने लग जाते हैं, खुश होते हैं दूसरे बच्चों से, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है, बस वो अपने आप को एंटरटेन करना सीखते हैं। अपने आप में ही वो अपने आप खुद ही खेल खेलेंगे खिलौने से, खुद ही अकेली ही उनकी दुनिया रहेगी, वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए खेलते रहेंगे। उसके बाद ऑन लुकर प्ले। जब बच्चे और बड़े होते हैं तो वो दूसरे बच्चों को खेलता देखते हैं और उनके जैसा खेलने की कोशिश करते हैं। आपने देखे होंगे 2 बहन भाई है ना, तो वो देखेंगे बड़े भाई की बिल्कुल कॉपी करेगी। जैसे कि मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, तो मेरा बेटा जो करेगा ना वही वो मेरी बेटी भी करेगी। वो जो गेम खेलेगा तो वो बोलेगी मुझे भी वही गेम खेलना है, मुझे भी वही चीज़ दो। तो इस तरह बच्चे करते हैं, तो उसको ऑन लुकर प्ले कहते हैं। वो देखते हैं और वो देखकर वही खेल खेलना चाहते हैं। उसके बाद पैरेलल प्ले। इस किस्म के खेल में 2 बच्चे एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं। दोनों एक साथ नहीं खेलते और अपने अपने खेल में ही दिलचस्पी लेते हैं। 2 बच्चे
आप खिलौने रख देंगे, 2 बच्चे होंगे उनको डिवाइड कर देंगे खिलौने, या वो डिवाइड नहीं भी किए तब भी वो कुछ और खेलेगा दूसरा बच्चा और ये बच्चा कुछ और खेलेगा, वो दोनों अपने अपने इसमें मगन रहेंगे, अपने अपने खेल में, दोनों को एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। एसोसिएटिव प्ले, बच्चे जब और बड़े हो जाते हैं तो वो अपने साथ वाले बच्चे को खेल में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगर इसको कुछ खिलौनों की ज़रूरत हो तो अपने खिलौने उसको दे देते हैं, उसके साथ खेलने की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। तो थोड़े बड़े जब हो जाएंगे बच्चे, है ना, 3 4 4 5 साल के, तो तब उनमें ख्वाहिश होती है कि वो और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर क्या करे, खेले, वो अपने खिलौने देते हैं। उससे छोटी उम्र में बच्चे क्या करते हैं, खिलौने देते नहीं है बल्कि छीन लेते हैं, अपने खिलौने किसी को नहीं देते। मगर अब क्या होता है, बच्चा सीखता है और दूसरों के साथ घुलने मिलने लगता है और उसको अपने खिलौने भी देने लगता है और उसमें ख्वाहिश होती है कि वो किसी और के साथ मिलकर खेले। उसके बाद कोऑपरेटिव प्ले, ये खेल का सबसे आखिरी दर्जा है जहाँ बच्चा अपने मनपसंद दोस्तों से मिलकर खेलता है। इस तरह बच्चे समाज में घुल मिल जाते हैं। खेल इसी तरह बच्चों की समाजी नशोनुमा में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। अब जब और बड़े हो जाते हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं, तो उनको अब मज़ा नहीं आता अकेले खेलने में, है ना। वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, 2 3 बच्चे मिलकर खेलेंगे अपने ही गेम, है ना, हाइड एंड सीक खेलेंगे और बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं। तो वो आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, तो इससे बहुत कुछ वो सीखते हैं, घुल मिल कर रहना सीखते हैं, अपने दोस्त बनाना सीखते हैं। तो ये 6 जो खेल थे ये बताए गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे, क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नमू के जो उसूल हैं वो क्या है, ग्रोथ के जो उसूल है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों के नशोनुमा के मदारिज कौन कौन से, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे नशोनुमा के जो मदारिज है, ठीक, नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। थैंक्स अगेन। अल्लाह हाफिज़।